हेलो माय डियर एपीआरओ एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम के इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम हरिशंकर सोनी है और आज के इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो है एपीआरओ के सिलेबस की या कुछ और भी आपके डाउट्स क्वेरीज जो इन दिनों निकल के आ रहे हैं उन सब पे मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। तो पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो निकल के आ रही कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये तो बताओ पहले। तो देखिए, जो आप में से सीरियस है, ठीक है, और हर कोई सीरियस नहीं होता, जिसने भी फॉर्म भरा है उसमें से हर कोई सीरियस मैं मानता हूँ कि नहीं होता, तो वो यही मान के तैयारी कर रहा है ना कि एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और ऐसा ही करना चाहिए। अब ये बात है कि कोविड की सिचुएशन हमने देखी है इन दिनों कुछ बिगड़ी है, कुछ जगह पे वीकेंड कर्फ्यू है और कुछ जगह पे लॉकडाउन जैसी ही सिचुएशन बन गई है, ठीक है। केसेस आ रहे हैं, लोग एडमिट भी होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन बन के आई है और एग्ज़ाम है आपका 13 फेब को, ठीक है। और एग्ज़ाम में लगभग 20 से 25 दिन आपके पास हैं। एडमिट कार्ड भी आया नहीं है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम पहले तो होगा कि नहीं होगा। तो 2-3 फैक्ट आप इसके बारे में जान लीजिए। वो ये है कि ये कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, बड़ी इन द सेंस कि लाखों लोग यहाँ पर अपीयर नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर मुश्किल से 4,000 लोग एग्ज़ाम देंगे, मुश्किल से, और मेरे हिसाब से तो ये 3,000 होना चाहिए, लेकिन कह नहीं सकते हैं, इसलिए लास्ट हम लेके चलते हैं डेटा कि अगर 5-5,500 लोगों ने अप्लाई किया होगा तो 4,000 लोग मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे, उससे ज़्यादा देने वाले नहीं हैं। और 5.5 भी मान लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कोविड की गाइडलाइन के थ्रू ये एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि पीछे जो फाइनल ईयर वगैरह के एग्ज़ाम आपने देखे होंगे यूनिवर्सिटीज़ में, कोविड के प्रोटोकॉल के अंदर ही हुए हैं, तो करवाने ज़रूरी हैं, तो हुए हैं। तो ये भी एग्ज़ाम पॉसिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो संभावना कैंसिल होने की है उससे आप थोड़ा सा दूर रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ये एग्ज़ाम हुआ और आप जो 20-25 दिन हैं आपके पास उसमें आप इसी चीज़ में फंसे रहे कि कब एडमिट कार्ड आएगा, कब क्या होगा, कट ऑफ क्या जा रही है, ये इन सब में फंसे हुए रहें, तो ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है वो आपका कवर नहीं हो पाएगा, आपका फोकस हट जाएगा। उसके बाद ये जो आपने बातें की, एग्ज़ाम हुआ नहीं होगा, ये सब सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, डिस्कशन करने के लिए, विचार करने के लिए अच्छा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम होगा यही मानकर चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा तर्क नहीं है इसके पीछे कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, इसलिए एग्ज़ाम होगा मानकर चलिए। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए अगर आप सही में एपीआरओ का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है तो। अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ती है तब भी 13 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो 5 फरवरी से पहले तो कैंसिल होना ही नहीं है, ठीक है। तो 5 फरवरी के बाद में अगर कैसी सिचुएशन रहती है उस पर डिपेंड करेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ वाला भी मामला जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कट ऑफ और कितने नंबर का पेपर है, क्या सब करना है, ये हम सेकंड पार्ट में इसी लेक्चर में जो है डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ से जो है सिलेक्शन होगा और कहाँ से जो है हमें ध्यान देने पर हम थोड़ी सी श्योरिटी ला सकते हैं, किस पार्ट पर, किस सेगमेंट पे ध्यान देना जो है ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, जो आपका सिलेबस एपीआरओ का दिया हुआ है और मैं सिलेबस जो लिखा हुआ है उसके साथ जो एमसीक्यूज आए हुए हैं, जिस वे में आए हुए हैं, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि आपका जो 70% सिलेबस है एपीआरओ का, दैट इज़ मीडिया सेगमेंट, पीआर, पॉलिटी, इन 3 चीज़ों से मैं कह सकता हूँ कि ये 3 चीज़ें मिला के आपका 70% पार्ट है। अब 3 में ये भी है कि मीडिया सेगमेंट में मीडिया की चीज़ें तो है कि न्यूज़ क्या होती है, ठीक है, फीचर राइटिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें तो है, मीडिया लॉ वगैरह भी है, लेकिन उसके साथ राजस्थान के जो प्रिंट जर्नलिज्म की हिस्ट्री है, क्योंकि डेवलपमेंट इन राजस्थान वही है जो एक तरीके से प्रिंट मीडिया की हिस्ट्री है। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक का अगर एक चैप्टर भी आपने वो पढ़ लिया है तब भी आपको वो पूरा है, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि कौन सा पहला न्यूज़पेपर था और किस किसने चलाया, बस उतना ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो वो पार्ट है। पीआर का पूरा पार्ट है, ठीक है, पीआर है पूरा लगभग बहुत अच्छे से है, एक बड़ा पार्ट पीआर का है। पॉलिटी है, पॉलिटी के साथ पर्टिकुलरली टॉपिक भी मेंशन्ड है कि आरटीई है, राइट टू एजुकेशन है, जिस पे अलग से हर साल 3 कभी 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आए हैं। मनरेगा पर 3-5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो मनरेगा पर क्वेश्चन है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रूरल डेवलपमेंट को लेकर भी पर्टिकुलरली मेंशन्ड है। तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, जो ग्राम सभाएं हैं, ठीक है, जो पंचायतें हैं, वहाँ पर क्वेश्चन है, तो वो भी पर्टिकुलरली मेंशन है, वो भी सिलेबस का एक पार्ट है। राजस्थान में चलने वाली स्कीम्स हैं, वो भी पार्ट है। और राजस्थान की स्कीम अगर आपको कवर करनी है तो इसमें कोई अलग से नोट्स बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर जो सुजस की जो आपकी जनसंपर्क विभाग की मैगज़ीन आती है, पिछले 3 महीनों की मैगज़ीन भी आपने देख ली, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम नाम से एक छोटी सी पीडीएफ फाइल है गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट की, वो देख ली, उससे बाहर कोई स्कीम नहीं आनी है, कुछ नहीं आना है उससे। इतना अगर काम आपने काम कर लिया, आपका 70 पार्ट्स यही है, ठीक है। उसके बाद 30% ये है, राजस्थान जीके वगैरह सब कुछ मिला के ये 30% बनता है। ट्रांसलेशन, हिंदी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, राजस्थान जीके मिला के क्या बनता है, 30% आपका पार्ट बनता है। अब इसमें देखिए, इसमें एक बार थोड़ी सी रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो आपने बहुत से लोगों ने तो जो अपने यूनिवर्सिटी से या फिर कहीं से जो पास आउट हैं, अपने नोट्स वगैरह खंगाले होंगे, जो भी मटेरियल वगैरह वो सब देखा होगा, उसमें आपने किया होगा। पीआर का भी आपने ओपन रिसोर्सेज वगैरह से मटेरियल देखा होगा। बाकी हमने अपने कोर्स में इसको पूरा करवा दिया है, ये डन है, ठीक है। पीआर के कुछ लेक्चर बाकी हैं, बाकी सारा पार्ट हमने डन कर दिया है, क्योंकि सारा वेटेज इसका है, ठीक है। और जो नहीं मिलने वाली चीज़ें हैं वो ये है, मोस्टली ये है। इस पर भी हमने रिसर्च करके मैंने खुद ने ये पूरा नोट्स बनाया है, ठीक है। पॉलिटी वगैरह के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड है। तो ये पूरा सेगमेंट है, खास तौर से जो आपका बड़ा है, जिसमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा टू द पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि थ्योरी तो आपको कहीं पर भी लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन कैसे फैक्ट निकालने उसके एमसीक्यूज़ हैं। क्योंकि हम जो कोर्स में 1500 एमसीक्यूज़ दे रहे हैं, वो इसी के मैं कह सकता हूँ कि ओरिएंटेड है, ठीक है। अब जैसे कि आप में से बहुत से लोग यूजीसी नेट के भी पेपर कंगाल रहे होंगे, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देख रहे हैं, 100 क्वेश्चन उसमें देखेंगे तो 30 क्वेश्चन ही काम के हैं, ठीक है। उससे पहले आपको एक जो काम कर लेना चाहिए वो ये है कि एपीआरओ का जो पेपर हुआ है, उससे अपने आप में 500 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। आपके 90 क्वेश्चन इसी सेगमेंट से आए हुए हैं, ठीक है। तो उस सेगमेंट से आप ये देख लीजिए कि कितने टॉपिक और निकल के आ रहे हैं, कितने चीज़ें आपको समझ में आ रही है, क्योंकि हमने वो पूरा सॉल्यूशन बनाया, उसके बेसिस पे निकाला। तब एपीआरओ और पीआरओ के जो पेपर हुए, उससे भी आपको फुर्सत नहीं मिलेगी अगर वो टॉपिक कवर करेंगे तो, ठीक है। तो यूजीसी नेट के पेपर भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उस कंसाइज वे में देखें कि इसमें 100 के 100 क्वेश्चन काम के नहीं है, 100 में से 30 क्वेश्चन काम के हैं, तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए सही रहेगा, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ राजस्थान जीके पर जब हम आ रहे हैं तो आपके रिसोर्सेज पे बात कर ले, क्योंकि ये तो हमने कवर करवा दिया है अपने कोर्स में। ये जो हमारे से नहीं जुड़े हुए हैं तो उन्होंने खुद से कवर किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी के रिसोर्सेज वगैरह भी हैं, राजस्थान स्कीम्स का मैंने बता दी, उससे बाहर कुछ नहीं है। और यहाँ इसके लिए भी आप जो हैं राजस्थान हिंदी क्रांत अकेडमी की एक किताब पढ़ लें, मूमल की वार्षिकांक पढ़ लें, और मूमल की ही 2-3 महीनों की या 4 महीनों की अंततः वो भी रिवर्स पे में मैगजीन पढ़ लें, तो आपका ये काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात ये भी जान लीजिए कि पीआरओ एपीआरओ का कंपैरिजन करें तो राजस्थान जीके का पार्ट एपीआरओ में कम है, पीआरओ के एग्ज़ाम में ज़्यादा था, लेकिन ये एपीआरओ में कम है। एपीआरओ में इसका वेटेज ये 70 से भी ज़्यादा निकल के आ रहा है, बिल्कुल 70 से ज़्यादा निकल के आपको देखने को मिल सकता है। और क्योंकि ये फिक्स नहीं है ऑफिशियली कि ये 70% ही आएगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है और 70 से भी 65 तक भी जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है। ओवरऑल क्योंकि हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए किसके आधार पे प्रिपरेशन करनी है, तो वो ये है, 70% पार्ट आपका ये है, ठीक है। तो राजस्थान जीके आप जो है मूमल की वार्षिकांक, मूमल की जो मैगजीन आती है, इसकी जैसी भी कोई भी मैगजीन, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पिछले 3-4 महीनों की आप पढ़ लीजिए, उसका एनुअल पढ़ लीजिए, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब पढ़ लीजिए,
और ट्रांसलेशन वगैरह की टिप्स तो मैं खैर देता ही हूँ अपने कोर्सेज में, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अगर आपको आता है तो आता है, अगले 20-25 दिन में आप अच्छा ट्रांसलेशन तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स से जो मैं कि दूंगा अपने कोर्स में, तो वो उससे आप कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश के भी रिसोर्सेज, ओपन रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, कितने रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये भी कोई मैटर नहीं है कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करें। तो सारा कंक्लूजन ये है कि आप जिस पार्ट पर फोकस कीजिए वो ये पार्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। इसको भी लेके चलना है, लेकिन इसको मैं ये कहूँगा कि अगर आपने ये किया हुआ है ना, और इसमें मैंने आपको अभी जितना बताया उतना किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें तो जितना करेंगे उतना कम पड़ेगा, इसमें आप एक लिमिट बांध दीजिए, क्योंकि इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। हिंदी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोई लिमिट नहीं है, एक लिमिट में उसको कर लीजिए। एक ओपन रिसोर्सेज वगैरह से जहाँ से भी आपको जो भी मिल रहा है, एक उसके बेसिक पढ़ लिए। हिंदी में संधि क्या है, समास क्या है, भरे पड़े हैं नोट्स, कहीं से भी पढ़ लिया, जो आपको जहाँ से अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही थोड़ी बहुत इंग्लिश ग्रामर देख ली तो कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान जीके में मूमल पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी क्रांति अकेडमी पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप फ्री हैं, और उसके भी कंसाइज नोट मैंने दे दिए हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद आपको इस पार्ट से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। अब यहाँ देखिए कि अगर आपके पास 20 दिन है और एक दिन में आप 14 घंटे पढ़ पाते हैं, तो आपके पास केवल 280 घंटे हैं, केवल 280 घंटे हैं, ठीक है। तो इसी में आपको सब कुछ करना है, सबको रिवाइज भी करना है, टेस्ट पेपर भी लगाना है, सब कुछ देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मीडिया एग्जाम की हमारी एप्लीकेशन, नीचे लिंक उसकी दी हुई है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोर्स का पूरा अच्छे से प्रीव्यू ले सकते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या करवाया है। उसके बाद आप अच्छे से वीडियो वगैरह का भी प्रीव्यू लेने के बाद अच्छे से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे आते हैं कि जो पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है और आगे जाके कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। जो भी है आपका जो पेपर आएगा उसी के थ्रू जो है आपका एडमिशन होना है या नहीं होना है, उसी में सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। इंटरव्यू का इसमें कोई रोल नहीं है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो क्लेम किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस किया है या पीजी डिप्लोमा का किया है, बस वो आपका चेकआउट होगा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, मैक्सिमम जो इसके मार्क्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 100। तो हम मान लेते हैं कि 100 नंबर का पेपर आएगा और 120 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे, जो कि पहले भी यही है, ठीक है। तो पहले से भी एपीआर पेपर में यही हुआ है। तो 100 नंबर का पेपर है और 120 उसके अंदर क्वेश्चन है, तो पर क्वेश्चन जो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे सही होने पर, वो 0.8 मिलने वाला है, 0.8 आपको मिलने वाला है। और 2 घंटे का एग्ज़ाम है। और यहाँ पर एक छोटी सी गणित भी आपको समझ लेनी है, जो कि मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो गणित क्या है अभी हम समझ लेते हैं। देखिए, कट ऑफ की बात आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत से यूट्यूबर्स भी इस पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, कट ऑफ मेरे हिसाब से जो रहेगी वो 50 से ऊपर रहेगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम 2-3 टिप्स वगैरह की बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि जब नेगेटिव मार्किंग हो किसी पेपर में तो उसे 2 पार्ट में हमेशा सोल्व करना चाहिए, 2 पार्ट में, ठीक है। सबसे पहले जब आपके पास पेपर आएगा, आपको पेपर ले लेने के बाद देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। जो आ रहे हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ा और उत्तर पता है, क्वेश्चन पढ़ा उत्तर पता है, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। जहाँ क्वेश्चन पढ़ा नहीं समझ आ रहा, ऑप्शन नहीं समझ आ रहे, छोड़ते जाओ, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन है। आराम से आधे घंटे के अंदर आप फर्स्ट पार्ट कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट पेपर जो भी बच्चे दे रहे हैं, मुझे पता है कि आधे घंटे में तो वो पूरा पेपर करके साइड हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास एवरेज टाइम लिखा हुआ होता है। तो आधे घंटे में आराम से आप एक बार तो 120 क्वेश्चन पढ़ डालोगे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हिसाब तो है नहीं, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है नहीं जिसमें टाइम थोड़ा सा लगता है। तो यहाँ आपने पढ़ा, आता है तो सही है, नहीं आता है तो एक बार छोड़ते जाओ। तो ऐसे करके आपको फर्स्ट पार्ट जितना जल्दी हो सके उतना कवर कर लेना है, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है तो क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा, ये नहीं करना है, ठीक है। तो आराम से जो आपको समझ में आ रहा है सबसे पहले उनको करते जाइए, ठीक है। और उनको कर लेने के बाद आपको ओएमआर शीट में दिख रहा होगा कि भाई कितने क्वेश्चन लगभग हैं।
नहीं तो फटाक से आप एक गिनती कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन मेरे जो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैंने कर लिया है। तो हो सकता है कि आपको 40 ही आए, 35 आए, 30 आए, ठीक है। तो ऐसी होने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मीडिया पीआर जो है थ्योरी का मामला है, कॉन्सेप्ट का मामला है। तो हो सकता है कि कोई थ्योरी आपसे मिसिंग रह गई हो या कुछ जानकारी आपको नहीं हो, या बहुत ही रेयर केस में वो कहीं ना कहीं डिस्कस हुई हो और आपके जानकारी में नहीं हो, या बहुत ही क्वेश्चन घुमा के आया हुआ हो, ठीक है। 2 ऑप्शन पता है, 2 का समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना पड़ेगा। सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बेसिस पे आगे आपको चलना होगा। तो अब देखिए कि 2 पार्ट में आपको सोल्व करना है। एक पार्ट आपने जो है सबसे पहले 30 मिनट के अंदर पूरा कर लिया। उसके बाद सेकेंड पार्ट की स्ट्रेटजी उस समय बनानी है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, उसके हिसाब से आपको एलिमिनेशन मेथड या कितना रिस्क अब हमको लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए अभी तक फर्स्ट पार्ट में आपके हो गए कि 40 के आसपास हो गए, ठीक है, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, हल्का सा आगे जाके रिस्क ले सकते हो। 30 ही क्वेश्चन हुए हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा रिस्क ही लेना पड़ेगा फिर तो, ठीक है। क्योंकि अब तो बस वो खुले सांड की तरह है कि भागो, जो होगा वो देखा जाएगा, करो जो करना है, क्योंकि 30 ही क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी उस समय आपको पेपर के हिसाब से खुद से बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें आपको समझा देता हूँ, उसके बाद उस समय जो आपको जो करना हो आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग पीजी लेवल के हैं, यूजी लेवल के नहीं हैं। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं, वो क्या है। देखिए नेगेटिव मार्किंग दी हुई है 1/3 की, ठीक है। तो मान लो कि 100 नंबर का पेपर है और 100 ही क्वेश्चन आने हैं, तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का हो गया। उसमें 3 क्वेश्चन जब आप गलत कर देते हो तो आपके 1 नंबर काटते हैं, अगर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर 100 नंबर का पेपर है, 100 ही क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 1 सही करने पर 1 नंबर मिलेगा और 3 गलत करने पर आपके 1 नंबर कट जाएंगे, अगर उसमें 1/3 की मार्किंग दी हुई है। अब यहाँ जो खेल है वो ये है कि 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन दिए हुए हैं और जो मार्क्स हैं वो उसको 100 ही रख रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपको 1 सही करने पर 0.83 नंबर जो है आपको मिलने वाले हैं। 1 गलत होने पर 0.27 के आसपास नंबर आपके कटने वाले हैं, और 3 गलत होने पर 1 क्वेश्चन सही होने में जितने नंबर मिलते हैं उतने 3 गलत होने पर आपके नंबर कट जाएंगे। ये बेसिक गणित है, आप अपने दिमाग में जरूर इसको रखें, ठीक है। अब आते हैं 3 सिचुएशन पे। तो मैंने 3 सिचुएशन इसलिए बनाई है कि जो आपकी कट ऑफ है उसका रास्ता आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करना तो वैसे ही गलत है, क्योंकि जो नहीं सुना, जो नहीं पढ़ा, उसको अटेम्प्ट करना ही क्यों है। और ऐसे 120 जो अगर क्वेश्चन आपके सामने है तो हो सकता है कि 20 क्वेश्चन आपको नहीं आते हो। अब पेपर इजी है तो हो सकता है कि 110 क्वेश्चन ही पता हो, तो वो पेपर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 20 क्वेश्चन अमूमन बहुत से लोग जो हैं 120 में से 20 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, 100 क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि मान लो आपने जो है आपके पास मार्क्स हैं 100, ठीक है। आपने अटेम्प्ट किए 90 ही, पहली सिचुएशन लेके चलते हैं, 90 ही अटेम्प्ट किए, तो कोई भी एवरेज स्टूडेंट सही कर देगा 60 और गलत कर देगा 30। जो मतलब सीरियस लोग हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी अगर सिचुएशन बनती है तो 42 नंबर निकल के आते हैं। तो इसका मतलब ये कि इससे नीचे कट ऑफ जाने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि ये सबसे निचले स्तर पे हम बात कर रहे हैं अब, ठीक है। कि कोई 90 ही अटेम्प्ट कर रहा है, उसमें 60 क्वेश्चन सही कर रहा है और 30 गलत कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इससे नीचे कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। तो 42 से तो नीचे जाने की संभावना बनती नहीं है। और मेरा जो एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस ये है कि बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द अपीयर्ड परीक्षार्थी हैं, एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, वो इस सिचुएशन में रहेंगे, इस वाले सेक्शन में रहेंगे, ठीक है। कि वही 90 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या हो पाएगा, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो वो फंसेंगे, ठीक है। और ये उनका सही हो पाएगा, ठीक है, अगर जो ठीक ठाक हैं। हालांकि इसकी संख्या बड़ी होगी, लेकिन मैं इसको एवरेज में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लो कि 47 निकल के आ रहा है। तो इससे अगर
ठीक हुआ, पेपर इजी आया, तो ये सिचुएशन बन सकती है। तो इससे नीचे जाने की संभावना फिर नहीं रह पाएगी, ठीक है। और जहाँ अगर आप टारगेट लेके चल लो कि ये हमें करना है, तो ये बेस्ट टारगेट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इससे हाई रहना बहुत मुश्किल है, इससे नीचे रहना मेरे को लगता है कि 76 पोस्ट में ही आपका नंबर आ जाए, वो भी जनरल में, तो उसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। इससे नीचे संभावना जनरल कैटेगरी वालों को नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अटेम्प्ट किए उसने, कोई अच्छा एस्पायरेंट है, उसने अटेम्प्ट किए, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, एक थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का पेपर है, 2011-12 के पेपर से थोड़ा सा अप है, और उसने करेक्ट कर दी उसमें से 70, 100 अटेम्प्ट किए, 70 सही कर दिए, ठीक है। तो उसके भी गलत कितने हो गए, 30 क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि आप उसने रिस्क भी तो लिया ना 100 तक, ठीक है। हम 60 में ही यहाँ पर 30 गलत मान के चल रहे हैं, और यहाँ पर 100 में 30 गलत मान के चल रहे हैं। तो सही होने पर लगभग उसके 58 या 59 के आसपास नंबर बन पाएंगे, और 8 नंबर उसके, क्योंकि 30 गलत होने पर आपके 8 नंबर मान के चलो कि आपके कट जाएंगे, 8 नंबर जो है 8.3 नंबर आपके जो है कट जाएंगे, ठीक है। तो लगभग वो 50 के आसपास नंबर बना पाएगा। इसलिए अगर आप APRO की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 50 प्लस का टारगेट लेके करिए, अगर आप जनरल से हैं, क्योंकि इससे नीचे सिलेक्शन आपका होना मुश्किल है। तो ये मेरी कहानी थी, ये मेरा एनालिसिस था, ये मेरे थॉट्स थे APRO के एग्ज़ाम को लेकर। इसमें आप कितना सहमत हैं और क्या आपकी क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो हमने एक क्रीम मटेरियल टू द पॉइंट जो मटेरियल APRO के लिए बनाया है, उसी लेना चाहते हैं, तो मीडिया एग्ज़ाम की एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए, और वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। कुछ फ्री मटेरियल भी है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।